नमस्कार, जय हिंद। करंट अफेयर्स की इस सीरीज में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में 11 से 12 अगस्त 2024 से संबंधित प्रश्नों को आप देखेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा और हमेशा की तरह तमाम जानकारी हम यहाँ पर आपको विस्तृत तौर पर देने वाले हैं। तो पूरे वीडियो को आप सभी को ध्यानपूर्वक देखना है। अगर आप इस सीरीज से पहली बार जुड़े हैं तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे, ये सीरीज बिहार की प्रतियोगी परीक्षाओं पर केंद्रित है। ये आपके बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है। यहाँ से आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। सेशन की शुरुआत करेंगे उससे पहले पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने पूछा था आपसे। ये प्रश्न था कि 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित हो रही ओलंपिक खेलों में बिहार के कितने खिलाड़ी भाग लिए हैं। इसको लेकर जानकारी आपको हमने दिया था कि बिहार से केवल एक खिलाड़ी भाग ली थी, श्रेयसी सिंह, जो कि जमुई से बीजेपी विधायक है। और ये जानकारी आपको हमने विस्तृत तौर पर दिया था, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। आप यहाँ पर इस स्लाइड में देख सकते हैं कि 117 सदस्य जो दल भेजा गया था पेरिस ओलंपिक के लिए, किस राज्य से कितने एथलीट कितने खिलाड़ी शामिल थे। जैसे कि अगर हम बात करें सर्वाधिक, ये हरियाणा से भेजा गया। इसके बाद नाम आता है पंजाब का, फिर तमिलनाडु का, इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, ये सभी को यहाँ पर हमने लिख दिया। सभी को जब आप काउंट करेंगे तो कुल एथलीट की जो संख्या होगी वो 117 होगी। ये चीजें जरूर ध्यान रखिएगा। बिहार और असम, साथ साथ गोवा, झारखंड और सिक्किम से एक एक खिलाड़ी यहाँ पर भेजे गए थे। और जो श्रेयसी सिंह की बात करें, ये निशानेबाजी यानी कि शूटिंग के लिए, मतलब ये भारतीय दल में शामिल था इस कैटेगरी में। इन्हें आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, पेरिस ओलंपिक से जुड़ी हुई कुछ बेसिक सी जानकारी है जो यहाँ पर इस स्लाइड में हमने आपके समक्ष रखा है। ये इस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का 33वां संस्करण था। उद्घाटन समारोह ये सीन नदी में आयोजित किया गया। पारंपरिक तरीके से किसी स्टेडियम में इसका उद्घाटन समारोह होता था, लेकिन ये पहली बार है जब ये सीन नदी में आयोजित हुआ है। एक बात यहाँ पर यह भी आपको समझना है कि एक्चुअली सीन नदी को लेकर एक प्रश्न पहले बीपीएससी एग्जाम में पूछा जा चुका है। हमने कल भी पिछले वीडियो में आपको जानकारी दिया था कि जो प्रश्न पूछा गया, एक्चुअली ऐसा प्रश्न था कि पेरिस किस नदी के किनारे बसा है, तो सीन नदी के किनारे। अच्छा, ग्रीष्मकालीन पेरिस ओलंपिक खेलों का शुभंकर क्या है, तो शुभंकर है ओलंपिक फ्रिज। आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। इन सारे बातों को ध्यान रखिए। पेरिस ओलंपिक को लेकर पिछले 3-4 वीडियो में हमने बहुत सारी जानकारी दिया है। आप केवल हमारे वीडियो को फॉलो करेंगे तो निश्चित तौर पर सारा का सारा एकदम से आपका कवर हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक बात ये ध्यान रखेंगे, हमारे इस सीरीज के करंट अफेयर सीरीज का तमाम स्टडी मटेरियल और नोट्स के लिए एक प्रकार से कंप्लीट पैकेज 2023 से अब तक का ये आपको बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे इस कोर्स में मिल रहा है। साथ साथ बीपीएससी वाला एक अलग से कोर्स चल रहा है, उसमें भी ये आपको उपलब्ध कराया गया है। एक नाम मात्र की फी पे ये आपके लिए उपलब्ध है। आप लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से तमाम पीडीएफ फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो तमाम चीजों को वहां से डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट आउट भी करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2024-25 के तहत बिहार को मिले स्पेशल पैकेज के तहत हाल ही में पहली किस्त के रूप में कितनी राशि जारी की गई है। देखिए, जो बजट अभी हाल ही में जारी हुआ था 23 जुलाई को, इसमें बिहार को लेकर के स्पेशल पैकेज के तहत जो राशि को लेकर, मतलब जो राशि की घोषणा हुई थी वो तो हमने आपको बताया था, पुनः से यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहली किस्त के रूप में जो राशि अभी जारी हुई है, यह राशि है 3,651 करोड़ रुपए। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन 23 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश की है, जिसमें बिहार को विभिन्न योजनाओं के तहत स्पेशल पैकेज के रूप में 58,900 करोड़ रुपए के फंड देने का प्रावधान किया गया था। अच्छा, बिहार के अतिरिक्त आंध्र प्रदेश को भी स्पेशल पैकेज के तहत राशि का आवंटन किया गया है। ये चीजें आपको बतलाई गई है। अच्छा, बिहार को लेकर इस बजट की बात हम करें तो बहुत सारी जानकारी हमने आपको दिया है, वो भी हम आपको बतलाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक जानकारी मैं आपको अतिरिक्त दे दूं कि इस बजट में पहली किस्त के रूप में जो राशि मिली है, ये 3,651 करोड़ रुपए जारी की गई है। हालांकि पहली किस्त के रूप में 5,532 करोड़ रुपए मंजूर किए गए थे, लेकिन जारी कितनी हुई है, 3,651। बाकी जो रिमेनिंग राशि है वो आने वाले दिनों में जारी होगी। तो दोनों कंडीशन में यहाँ पर चीजें आपको ध्यान रखना है। अच्छा, बजट को लेकर एक बात ये बता दूं कि इस बजट में बिहार के सड़क प्रोजेक्ट के लिए 26,000 करोड़ के पैकेज की
घोषणा की गई है और इसके अतिरिक्त 21,000 करोड़ रुपए के पावर प्लांट के लिए घोषणा की गई थी। ये पावर प्लांट को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बन के निकल के यहाँ से सामने आते हैं। 2-3 प्रश्न खास करके जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, पहले भी पूछा जा चुका है आपकी 68वीं बीपीएससी प्रीलिम्स में। एक्चुअली ये प्रश्न था कि बिहार का पहला सोलर फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया गया? तो दरभंगा में, कादराबाद में। ये एग्जैक्ट यही प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था। तो इस तरह की चीजों पर आपको पैनी नजर रखनी है, यहाँ से प्रश्न अराइज हो सकते हैं। अच्छा, इस बजट की बात करें तो बजट को लेकर बिहार के संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी हमने इस वीडियो में आपको दिया था। आई होप आपने इस वीडियो को देखा होगा। ये जो तस्वीर आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये इस वीडियो का कवर था। आप जाकर वहां पर एप्लीकेशन पे भी इसे देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इस बजट में बिहार को लेकर जो घोषणाएं हुई है उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जैसे कि यहाँ पर भी हमने आपके समक्ष रखा है, एक बार पुनः से इसे देख लीजिए। देखिए, इस बजट में बिहार को लेकर जो घोषणा हुई है, इसमें आपको ध्यान रखना है विष्णुपद मंदिर और महाबोधि मंदिर में काशी विश्वनाथ की तर्ज पर भव्य कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। नालंदा को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में तैयार करने के लिए, फिर बनाने के लिए केंद्र सरकार बिहार को पूरा सहयोग देने वाला है, ये घोषणा हुई है। बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए 11,400 करोड़ रुपए बाढ़ नियंत्रण पर खर्च किए जाएंगे। और इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण एक है, पूर्णिया से पटना, यानी पटना से पूर्णिया, साथ साथ भागलपुर से बक्सर और बोधगया से दरभंगा तक एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। अच्छा, हमने आपको बताया कि बिहार का जो पहला एक्सप्रेस वे है जिस पर कार्य प्रगति में है, वो है आमस दरभंगा एक्सप्रेस वे। ये बिहार का पहला एक्सप्रेस वे। 3 को लेकर अभी घोषणा हुई है, तो ये बातें भी यहाँ से आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इसको याद रखने का एक ट्रिक हमने आपको बताया था कल। देखिए, पी से होता है पटना, पी से पूर्णिया, तो पी से आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे पटना पूर्णिया, फिर बी से होता है भागलपुर और बी से होता है बक्सर। तो दोनों को यहाँ पर ध्यान रखेंगे, बीबी यानी कि पी से पटना पूर्णिया, बीबी से भागलपुर बक्सर और साथ बीडी, तो बी से बोधगया और डी से हो गया दरभंगा। इस तरह से पीपी बीबी बीडी, इस तरह से ध्यान रखेंगे तो याद रखने में आसानी होगी। अच्छा, अगला पॉइंट है कि राजगीर में जैन तीर्थ स्थलों का विकास किया जाएगा और बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन का एक पुल बनाया जाएगा। अच्छा, इस वाले पॉइंट को थोड़ा डीप में समझिएगा। बिहार वाले मैप को जब आप देखेंगे तो यहाँ जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड में बिहार वाला मैप है, ये क्षेत्र बिहार में बक्सर को इंगित करता है। यहीं पे एक स्थान है चौसा, जहां से बिहार के क्षेत्र में गंगा नदी प्रवेश करती है, और कटिहार में एक स्थान है मनिहारी, जहां पर बिहार के क्षेत्र को या फिर यूं कहें बिहार के भूभाग को गंगा नदी छोड़ देती है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। इस बजट में बिहार को लेकर इतनी सारी बातें हुई थी और इस वीडियो में हमने डिटेल में आपको बताया था। लेकिन इसके अतिरिक्त एक कंप्लीट वीडियो भी हमने आपको दिया है केंद्रीय बजट 2024-25 को लेकर, जिसमें हमने वो सारे तथ्यों को इसमें रखा है जहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और एक प्रूफ भी हमने इस वीडियो में आपको दिया है। दरअसल 28 और 29 जून 2024 को जो बीपीएससी हेडमास्टर वाला एग्जाम आयोजित हुआ था, वहां पर बजट से 5 प्रश्न दोनों शिफ्ट में डायरेक्टली पूछे गए हैं। तो इस लिहाज से 2024-25 वाला बजट जो है, ये पढ़ना बहुत ही आवश्यक आपके लिए हो जाता है। इस वीडियो को भी आप वहां पर जाके देख सकते हैं टॉपिक स्टडी के अंतर्गत हमारे यूट्यूब चैनल पे और साथ ही बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे जो फ्री वीडियोज वाला सेक्शन है वहां से। इसका पीडीएफ फाइल भी वहीं पर आपको निःशुल्क मिल जाएगा। आप वहां से बिना किसी शुल्क के उसे डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। दूसरा प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा। ये प्रश्न है, गोपालगंज बिहार में यूपी बिहार बॉर्डर पर तस्करों से पुलिस ने 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम प्राप्त किया, या फिर पुलिस को कैलिफोर्नियम मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे लिखा गया कि बताएं कि कैलिफोर्नियम का परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर कितना है। देखिए, इसको लेकर बहुत सारी जानकारी हम आपको देंगे। फिलहाल यहाँ पर जो कैलिफोर्नियम के एटॉमिक नंबर की बात हो रही है, तो ये है 98 यानी कि 98। अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आइए यहाँ पर डिटेल में देखते हैं इन सारी चीजों को। पहला पॉइंट है कि गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के यूपी बिहार बॉर्डर पर बलथरी चेकपोस्ट के पास पुलिस ने 3 तस्करों को दबोचकर उनके पास से 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ, जिसका नाम है कैलिफोर्नियम, ये एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है, ये जब्त किया है। दरअसल ये 50 ग्राम रेडियो एक्टिव पदार्थ कैलिफोर्नियम की इंटरनेशनल मार्केट में अगर हम बात करें कीमत की, तो 850 करोड़ रुपये है। 50 ग्राम महज 50 ग्राम कैलिफोर्नियम की कीमत है 850 करोड़ रुपये।
ये सारी बातें अभी मीडिया में है, खबरों में है, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर कैलिफोर्नियम को लेकर हम चीज़ें आपके समक्ष रखें, इसे एक बार देख लीजिए। दरअसल ये खबरों में है तो यहाँ से प्रश्न अराइज हो सकता है। ध्यान देना है कि कैलिफोर्नियम का जो एक प्रकार से रासायनिक नाम होता है वो होता है CF। ये एक प्रकार का कृत्रिम यानी कि सिंथेटिक रेडियो एक्टिव पदार्थ है। सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम की बात करें, ये वो पदार्थ की श्रेणी में है जो प्राकृतिक रूप से धरती पर नहीं मिलते हैं, बल्कि इसे इंसानों द्वारा लैब में बनाया जाता है। ये होता है सिंथेटिक, एक प्रकार से शब्द इसके लिए प्रयोग किया जाता है। ये एक प्रकार का रेडियो एक्टिव पदार्थ है। और अगर हम बात करें पीरियोडिक टेबल में, एटॉमिक नंबर इसका क्या है तो 98 है। और इसे पीरियोडिक टेबल में एक्टिनाइड जो सीरीज है, जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज होता है, तो उसमें से एक्टिनाइड सीरीज का ये सदस्य है। ये अभी हम आपको दिखलाएंगे। लेकिन यहाँ पर कैलिफोर्नियम की बात करें तो पहली बार कैलिफोर्नियम एलिमेंट को या फिर इस रेडियो एक्टिव पदार्थ को 1950 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी बर्कले की एक टीम ने बनाया था। और इस पदार्थ का नाम अमेरिकी राज्य कैलिफोर्निया और यूनिवर्सिटी के नाम पर रखा गया था। आप यहाँ पर जो चमकीली वस्तु को देख रहे हैं, ये छोटी सी वस्तु जो आप यहाँ पर आपको दिख रहा है, अगर 1 भी ग्राम है तो इसका कीमत तकरीबन हो जाता है 17 करोड़। समझ लीजिए कि कितनी महंगी है। 1 ग्राम अगर हम कैलिफोर्नियम की बात करें तो 17 करोड़ रुपये इसका कीमत होता है, महज 1 ग्राम का। ठीक है, तो अब यहाँ पर इतनी सारी बातें ध्यान रखना है आपको। फिलहाल इसे स्किप करते हुए हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले जो एक्चुअली हम बात कर रहे थे पीरियोडिक टेबल के बारे में, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो हम बात कर रहे हैं एक्टिनाइड सीरीज की, एक्चुअली यहाँ पर हमने चर्चा किया था। जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये है एक्टिनाइड सीरीज। इसी में देखेंगे आप परमाणु संख्या 98 को, यहाँ पर ये आपको दिखेगा कैलिफोर्नियम। ठीक है, ये चीजें यहाँ से ध्यान रखिएगा। देखिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न पेरिस ओलंपिक से ही संबंधित है। हालांकि जानकारी हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, लेकिन एक बार पुनः इसे एक प्रश्न के रूप में देखते हैं। देखिए प्रश्न है कि पेरिस ओलंपिक 2024 में जेवलिन थ्रो में किस देश के अरशद नदीम ने ओलंपिक के इतिहास में अब तक का सर्वश्रेष्ठ 92.97 मीटर थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। इस प्रश्न का जो आंसर है यह है विकल्प नंबर ए, यानी कि पाकिस्तान के अरशद नदीम। यहाँ पर आपको समझना है कि इन्होंने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक के इतिहास में ये सबसे लंबा, मतलब जो खास करके अगर थ्रो की बात करें तो सबसे दूर ये थ्रो किया है। और ये कितना मीटर का थ्रो है तो 92.97 मीटर का। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। पेरिस ओलंपिक के बारे में आप लोग जानते हैं, इसको लेकर जानकारी हमने ऑलरेडी आपको दिया है। ये आपको ध्यान रखना 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 तक पेरिस फ्रांस में आयोजित किया गया ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का ये 33वां संस्करण था। और जेवलिन थ्रो में अगर पदक विजेताओं की बात करें तो इसमें अरशद नदीम जो कि पाकिस्तान के हैं, ये 92.97 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक अर्थात गोल्ड मेडल अपने नाम किया। भारत का गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा जो कि 89.45 मीटर के साथ ये दूसरे स्थान पर रहे, यानी कि रजत पदक मिला। जबकि तृतीय स्थान की बात करें ग्रेनेडा के पीटर्स एडरसन, ये 88.54 मीटर के थ्रो के साथ तीसरे स्थान पर रहे। और इन्हें आपको ध्यान रखना है कांस्य पदक से सम्मानित किया गया। तो जेवलिन थ्रो में ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो रिकॉर्ड बना है अरशद नदीम के नाम, तो इसको भूलिएगा मत। ये जो आपको हमने यहाँ पर खास करके ये थ्रो के बारे में बताया कितना मीटर का था, ये भी पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा एक जानकारी और है। एक्चुअली हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं 117 सदस्यों का दल भारत ने भेजा था। बिहार से श्रेयसी सिंह इसमें शामिल थी, जमुई से ये बीजेपी विधायक है। तो बेसिक सी जानकारी है, ये चीज ध्यान रखिए। पेरिस ओलंपिक को लेकर ऑलरेडी हम आपको एक वीडियो में विस्तृत जानकारी दे चुके हैं, यहाँ पर उसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम आ चुके हैं अगले प्रश्न पे। ये भी पेरिस ओलंपिक से ही संबंधित प्रश्न है, आप लोग आई थिंक जानते होंगे। ध्यान दीजिएगा, कौन भारतीय महिला पहलवान पेरिस ओलंपिक में कुश्ती के फाइनल मुकाबले में क्वालिफाई करने के बाद महज कुछ ग्राम वजन बढ़ने के कारण अयोग्य घोषित किया गया। हालांकि इसको लेकर अपील भी किया गया था। फिलहाल अभी तक कुछ बातें निकल कर नहीं आई है जब तक ये वीडियो में आपको दे रहा हूँ। तो इस पहलवान की बात करें, भारतीय महिला पहलवान की, इनका नाम है विनेश फोगाट। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दरअसल देखिएगा मामला क्या है, इसको समझिएगा। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट ने 50 किलोग्राम रेसलिंग के फाइनल में जगह बनाई थी। और इन्होंने वैसे वैसे खास करके रेसलर को हराया था। खास करके एक नाम इसमें चाइनीज रेसलर का आता है जिन्होंने आज तक रेसलिंग में शिकस्त नहीं पाई थी। उन्हें भी, मतलब जो वर्ल्ड नंबर 1 है, उन्हें मतलब ये विनेश फोगाट ने शिकस्त दिया था। लेकिन इन्हें एक प्रकार से देखा जाए, दरअसल जो 50 किलोग्राम कैटेगरी में ये शामिल थी इस भार वर्ग में,
दरअसल मामला यहाँ पर समझिएगा कि उनका वजन इवेंट के दूसरे दिन जब ये गोल्ड मेडल मैच होना था उससे अगले दिन 50 किलोग्राम वर्ग में कुछ ग्राम अधिक वजन पाया गया था, जिसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित किया गया है। ठीक है, मतलब वो डिस्क्वालीफाई कर दिए गए हैं। नहीं तो यहाँ पर मुझे लगता है कि भारत के लिए एक और मतलब एक प्रकार से एक गोल्ड की उम्मीद किया जा सकता था। जिस प्रकार हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि हॉकी टीम गोल्ड अपने नाम करती और जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा, उसी प्रकार से यहाँ पर भी एक उम्मीद था जिस प्रकार से विनेश फोगाट का परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा था। लेकिन कुछ ग्राम वजन अधिक होने के कारण डिस्क्वालीफाई किया गया। हालांकि ये अपील दायर किया गया है, कुछ बातें अगर यहाँ से निकलकर सामने आएगी तो वो हम आपको अवश्य बतलाएंगे। फिलहाल यहाँ पर इतनी ही जानकारी है, हम यहाँ पर चलेंगे अगले प्रश्न पे। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखेंगे आपके बीएम ऑनलाइन लर्निंग एप्लीकेशन पे बीपीएससी वाले कोर्स में अब तक का एक सबसे बड़ा ऑफर आया है। इस कोर्स में तमाम मटेरियल आपको मिल रहे हैं, इसी में टेस्ट सीरीज आदि इंक्लूडेड है, करंट अफेयर्स का पैकेज इंक्लूडेड है। आप अगर इसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो परचेज करते समय BM200 ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे। महज 199 रुपये में तमाम मटेरियल को आप 1 वर्ष की अवधि के लिए प्राप्त कर पाएंगे। नेक्स्ट पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में 5 से 9 अगस्त 2024 तक द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 का जो आयोजन है ये कहाँ किया गया है? तो राइट आंसर होगा ये मलेशिया में अभी हाल ही में इसका आयोजन किया गया। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए, मलेशिया की मेजबानी में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन 5 से लेकर 9 अगस्त 2024 तक मलेशिया के क्वांटन में किया गया। ये एग्जैक्ट प्लेस ध्यान रखिएगा। इस अभ्यास की बात करें तो यह अभ्यास का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच वायु सेनाओं की तकनीकी कुशलता में वृद्धि करना, इसी पर यह केंद्रित है, यही इसका मूल उद्देश्य है। अच्छा, एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि भारतीय वायुसेना की लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI इस उदार शक्ति अभ्यास 2024 में भाग लिया था। ठीक है, ये तो ध्यान रखना ही रखना है। एक प्रश्न अब यहाँ पर मैं कॉमन रूप से ये बता दूं कि सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान जो है ये भारत ने रसिया से खरीदा है। एक कॉमन सी जानकारी है, आई थिंक बहुत सारे लोगों को मालूम होगा, लेकिन अगर किन्हीं को नहीं मालूम है और यही प्रश्न एग्जाम में पूछा जाए तो समझिए कि 1 अंक तो आपका कम होगा ही होगा। और मान लीजिए अगर इसे गलती आपने कर दिया तो नेगेटिव भी आपका हो जाएगा। तो समझ लीजिए कितना नुकसान यहाँ से हो सकता है। तो बस इस सीरीज में या फिर बिहार के प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रिपरेशन में लगे सभी छात्रों को मैं ये बार बार कहता हूँ, खास करके जो एग्जाम बीपीएससी कंडक्ट कर रही है, जो भी चीजें करंट अफेयर्स की खबरों में रहती है उससे मिलते जुलते हुए फैक्ट को जितना अधिक हो उतना पढ़िए, क्योंकि तभी जाके आपको सफलता मिलेगी, जिस प्रकार का भी बदलता हुआ स्वरूप है। देखिए, अब यहाँ पर देखिए द्विपक्षीय अभ्यास की जो चर्चा हो रही है, तो जो अब तक एग्जाम में पूछे गए हैं, जो पूछे जाने की संभावना है, वो इसी स्लाइड से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं रिपीटेड मोड में। ये सभी वैसे द्विपक्षीय अभ्यास है जो भारत और अन्य देश के बीच आयोजित होता है, जैसे संप्रीति भारत और बांग्लादेश के बीच, मित्र शक्ति भारत और श्रीलंका, मैत्री व्यायाम भारत और थाईलैंड, वज्र प्रहार भारत और अमेरिका, नोमैटिक एलिफेंट भारत और मंगोलिया, ये अभी हाल ही में खबरों में रहा था। समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया, देखिए मलेशिया की चर्चा भी हम कर रहे थे, तो ये समुद्र लक्ष्मण भारत और मलेशिया के बीच आयोजित होता है। इसी प्रकार से कई सारे और हैं, यहाँ पर देख सकते हैं सूर्य किरण, ये भारत और नेपाल के बीच बहुत इंपॉर्टेंट है। आस्ट्र हिंद, सिम्बैक्स, टाइगर ट्रैम्प, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी कोई ना कोई एग्जाम में पूछा जा सकता है। देखिए, यहाँ पर सेना की बात हो रही है या फिर भारतीय सेना प्रमुखों की अगर हम बात करें तो देखिए कंप्लीट जानकारी यहाँ पर है। वर्तमान में अगर हम देखें थल सेना प्रमुख जो 30वें थल सेना प्रमुख है ये है उपेंद्र द्विवेदी। नौसेना प्रमुख 26वें क्रम में देखें तो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी जो रिसेंटली नियुक्त हुए हैं। वायुसेना प्रमुख जो कि 27वें नंबर पे मतलब 27वें नंबर के वायुसेना प्रमुख है ये एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। क्रमशः इन तीनों को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर नया नया अपडेट होता है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। देखिए, यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हालिया घोषणा के अनुसार पेरिस ओलंपिक खेल 2024 के समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? देखिए, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि घोषणा रिसेंटली हुई थी और इसके आधार पर जो राइट आंसर ये है मनु भाकर, जिन्होंने यहाँ पर पेरिस ओलंपिक में 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। इसके अतिरिक्त PR सिरजिस। तो उपयुक्त में से ए और बी दोनों सही है, दोनों का आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। ये जो समापन समारोह हुआ पेरिस ओलंपिक का, यहाँ पर ये भारतीय ध्वजवाहक थे। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक को लेकर बहुत सारी जानकारी अब भी रिमेनिंग है, वो हम आपको कल वाले वीडियो में विस्तृत तौर पर देंगे। फिलहाल यहाँ पर इसका राइट आंसर है विकल्प नंबर डी। अगला प्रश्न है कि देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के उद्देश्य हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक पूरे भारतवर्ष में चलाया जाएगा या फिर चलाया जा रहा है?
जो घोषणा हुई है इसके आधार पर राइट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि 9 से लेकर 15 अगस्त 2024 तक। फिलहाल यहाँ पर यही बातें ध्यान रखिए। हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। 9 अगस्त से लेकर 15 अगस्त तक ये संचालित होना है। चलिए, अब यहाँ पर अगला प्रश्न है कि हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर कितना करने का निर्णय लिया है। देखिए, ये निर्णय जो लिया गया है इसकी सीमा को बढ़ाया गया 5 लाख रुपये तक, अतः विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से कर भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेन देन करने का निर्णय लिया। जो ट्रांजैक्शन की जो सीमा है उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया गया है। और इसकी घोषणा की बात करें, दरअसल 8 अगस्त 2024 को हुई मौद्रिक नीति समिति की 50वीं बैठक में लिया गया। ये यहाँ पर ध्यान रखिए। हालांकि इसी तरह की एक जानकारी कुछ समय पहले हमने आपको दिया था दिसंबर 2023 में। दरअसल उस समय आरबीआई ने अस्पताल और शैक्षणिक संस्थानों में जो भुगतान की सीमा थी यूपीआई के माध्यम से उसे 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया था। और ये चीजें विस्तृत तौर पर आपको बतलाए गए थे। अच्छा, यूपीआई सेवा की बात करें तो इसको लेकर एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि एनपीसीआई ने यूपीआई की शुरुआत 11 अप्रैल 2016 को किया था। यहाँ से एक प्रश्न ये भी अराइज हो सकता है कि एनपीसीआई का जो यूपीआई प्रणाली है, इस प्रणाली को या फिर इस सिस्टम को अपनाने वाला पहला देश कौन सा है भारत के अतिरिक्त। तो ये देश है नेपाल, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी बातें ध्यान रखिए। अच्छा, आरबीआई की यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको लेकर कुछ जानकारी मैं आपको दोहरा दूं। दरअसल आरबीआई की जो स्थापना हुई थी ये 1 अप्रैल 1934 को हुई थी। 1934 के एक्ट के आधार पर 1 अप्रैल 1935 को हुई थी एक्चुअली में, ये तिथि यहाँ से आपको ध्यान रखना है। आरबीआई जो ये भारत का केंद्रीय बैंक है और सभी बैंकों का संचालक है। ऐसे तो इसका जो हेडक्वार्टर था प्रारंभ में स्थापना के समय ये कोलकाता में ही स्थापित किया गया था, लेकिन 2 वर्ष पश्चात 1937 में अस्थायी रूप से इसे मुंबई में स्थानांतरित किया गया। वर्तमान में अगर हम बात करें आरबीआई के गवर्नर की तो कौन है, तो शक्तिकांत दास है 25वें गवर्नर उर्जित पटेल की जगह पर है। अच्छा, आरबीआई से रिलेटेड एक जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इसके गवर्नर की नियुक्ति जो होती है ये वित्त मंत्री की सलाह पर प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। इसका मुख्यालय अभी हमने बताया ये मुंबई में है। और प्रत्येक चिन्ह से संबंधित आपके रिसेंटली जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ वहां पर प्रश्न पूछा गया था। आप यहाँ पर लोगों में देख सकते हैं ताड़ का पेड़ और बाग, ये आरबीआई का प्रतीक चिन्ह है या फिर लोगो है। अच्छा, आरबीआई से जुड़ा हुआ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट से संबंधित कई बार प्रश्न बनते हैं। अगर आप इसे नहीं जानते हैं तो इसे एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके। दरअसल यहाँ पर हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली जून 2024 में लगातार 8वीं बार रेपो रेट को 6.5% पर बरकरार रखने का फैसला आरबीआई ने किया था। ये लगातार 8वीं बार है जब इसे एक प्रकार से बरकरार रखा गया 6.5% पर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं रेपो रेट की। अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं पुनः बता दूं कि इस वाले पॉइंट को रेपो रेट के माध्यम से पढ़ सकते हैं और यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट के बारे में जानकारी दी गई है। नवा प्रश्न है कि हाल ही में 4 अगस्त 2024 को, यहाँ पर देखिए मिस टैपिंग है, 4 अगस्त 2024 को सामाजिक कार्यकर्ता शोभना रानाडे का निधन हुआ है। बताएं कि किस वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था। तो उन्हें वर्ष 2011 में पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। देखिए, पद्म भूषण सम्मान जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अच्छा, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा मिस टैपिंग है। यहाँ पर देखिए हमने लिखा 4 जुलाई, एक्चुअली जुलाई नहीं होगा, यहाँ पर होगा 4 अगस्त। तो 4 अगस्त 2024 को प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता एवं गांधीवादी शोभना रानाडे का पुणे में 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। इनका जन्म यहीं पर हुआ था, पुणे में ही, और अभी हाल ही में 4 अगस्त 2024 को इनका निधन हुआ है। देखिए, ध्यान आपको रखना है कि शोभना रानाडे का जन्म 26 अक्टूबर 1924 को पुणे में हुआ था। उन्हें बेसहारा महिलाओं और बच्चों की सेवाओं के लिए जाना जाता था और इसी कार्य के लिए यानी कि सामाजिक कार्य को ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने उन्हें वर्ष 2011 में भारत के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया था। ध्यान यहाँ पर रखना, ये तस्वीर में आप देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर नागरिक पुरस्कारों की बात हो रही है तो बिहार के संदर्भ में ध्यान रखिएगा। नागरिक पुरस्कारों में इस वर्ष बिहार को 4 मिला है, खास करके पद्मश्री, एक मिला पद्म भूषण और एक मिला पद्म विभूषण। और इसमें अगर हम इसमें भारत रत्न को भी शामिल करें तो कुल मिला के 4, 2, 6, 1, 7, कुल मिला के 7 पुरस्कार इस बार बिहार को मिले हैं। पिछले बार 68वीं बीपीएससी एग्जाम में सुभद्रा देवी जो पेपर में सी क्लास से संबंधित है, यहाँ से प्रश्न पूछे गए थे और इस बार तो कुछ अधिक लोगों को सम्मानित किया गया है, तो यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है।
हमने सारी जानकारी आपको दिया है, पढ़ाया है बिल्कुल अच्छी तरीके से। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कहीं भी आपको पढ़ाया गया होगा। आई थिंक आप सभी पॉइंट को याद रखे होंगे। फिलहाल यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है कि विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर 9 से 11 अगस्त 2024 तक किस देश के 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर थे? तो ये अभी हाल ही में मालदीव की आधिकारिक यात्रा पर थे 9 से 11 अगस्त 2024 तक। विकल्प नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 8 अगस्त 2024 को बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बताएं कि वे निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? देखिए, बुद्धदेव भट्टाचार्य संबंधित थे पश्चिम बंगाल से। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आप इन्हें यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं। 8 अगस्त 2024 को इनका निधन हुआ है 80 वर्ष की आयु में। ठीक है, वही सारे पॉइंट को यहाँ पर लिखा गया है। अब यहाँ पर आपको जानकारी दे दूं कि वे वर्ष 2000 से 2011 तक पश्चिम बंगाल के 7वें मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किए थे। ठीक है, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक्चुअली यहाँ पर पूछा गया था कि बताएं कि वे निम्नलिखित में से किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, तो आपको ध्यान रखना है 7वें मुख्यमंत्री के रूप में ये कार्य किए थे पश्चिम बंगाल के। देखिए, जनवरी 2022 में इनसे रिलेटेड ये वाला पॉइंट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट हो सकता है। जनवरी 2022 में भारत सरकार ने उन्हें तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित करने की घोषणा किया था। हालांकि उन्होंने पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने दावा किया कि उन्हें पुरस्कार के बारे में पहले से सूचित नहीं किया गया था। तो ये कुछ जानकारी है, ध्यान रखिएगा। जनवरी 2022 में ये सारी बातें हुई थी। ठीक है, तो संबंधित किस राज्य से है? तो पश्चिम बंगाल से। वर्तमान में पश्चिम बंगाल के 8वें व मौजूदा मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, जो आप यहाँ पर देख रहे हैं। जबकि वहीं पर बात करें राज्यपाल की, तो सीवी आनंद बोस वर्तमान में, ये आपको ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। 18 नवंबर 2022 को वो पदभार ग्रहण किए हैं। तो फिलहाल बेसिक सी जानकारी है, ध्यान रखने योग्य है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न है कि भारत का पहला 24 घंटे चलने वाला अनाज एटीएम भुवनेश्वर उड़ीसा में कहाँ स्थापित किया गया है? तो उड़ीसा भुवनेश्वर में एक, यानी कि उड़ीसा का जो भुवनेश्वर राजधानी या फिर जिला भी बोल सकते हैं, तो यहाँ पर एक स्थान है मंचेश्वर। यहीं पर अभी हाल ही में ये स्थापित किया गया है। अतः विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। हम आज के इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। चलते हैं आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि 1 से लेकर 3 अगस्त 2024 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा आयोजित 3 दिवसीय युग युगेन भारत संग्रहालय पर राज्य संग्रहालय सम्मेलन में किस राज्य को पूर्वी क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुति का पुरस्कार मिला है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों को जानकारी दिया गया विस्तृत तौर पर। कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और जो जानकारी हम आपको ऑफर को लेकर दे रहे थे, आप लोग चाहें तो इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।